Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. Today I am going to start English for DLED second semester means ये हमारा DLED second semester का इंग्लिश है जिसमें आज हम यूनिट 1 को पढ़ेंगे कि यूनिट 1 में क्या दिया है. Firstly we know that what is the name of this chapter. द डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश मतलब पढ़ाने के डिफरेंट मेथड क्या क्या हैं उनके बारे में समझा जाएगा. जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर है इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का उसमें ये दिया गया है, कुछ मेथड दिए गए हैं, उनके इन्वेंशन के मतलब इन्वेंटर के नेम दिए गए हैं कि उन्होंने किसने किस मेथड को स्टार्ट किया है, ओरिजिन कहाँ से हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे. और क्या है वो हमारा जो मेथड है टीचिंग का वो क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन आवर लाइफ. ये तो आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है, आप डीएलएड में हो या ना हो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या मायने रखता है, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की हमारे लाइफ में. सबसे पहले इसको समझते हैं. लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ व्यू एंड कम्युनिकेशन वुड बी परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. इन एंशिएंट एज would be performed with the in ancient days when the life was at its initial state, men had to use different types of sound and sign to attract anyone's attention, to desire about anything and to active what he wanted. That was the only method of communication between people of those days. Even animal and other creatures used to communicate with one another through sound, signals, and smells. Communication among animal and birds are remained injustice. About all the creation, man superior due to power of speech. He possesses an innate capability of speaking. The world language itself is means to speech, speaking in a unique God gift to man, which disguised him for animal. मतलब ये जो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंस है. तो आपको पता है कि जब भी हम किसी भी भाषा को सीखते हैं, आप नॉर्मली से ऐसे लीजिए कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए या फिर अपने बातों को दूसरों को समझाने के लिए हमें लैंग्वेज की आवश्यकता होती है. यहाँ तक कि एनिमल्स भी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. अब देखिए लैंग्वेज उनका अलग है, या तो कोई कुछ ऐसे एनिमल्स है जो कि साउंड से अपने आप को वो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका कुछ सिग्नल है, मतलब ऐसे करेंगे तो वो अपने आप में समझ जाएंगे. मतलब कहने का मतलब ये है जो जैसे है पीपल हो या फिर एनिमल्स हो, सब कम्युनिकेट करते हैं. और इसके लिए वो कौन सा हमारा पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो लैंग्वेज का. मतलब ये लैंग्वेज के आधार पे ही हम अपनी बातों को रख सकते हैं या फिर दूसरे की बातों को समझ सकते हैं. तो इसमें ये बताया गया है कि क्या इम्पोर्टेंस है. तो आपको पता हो गया कि भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है. तो बिना भाषा के हम अपनी बातों को किसी के सामने नहीं रख पाएंगे या फिर किसी की भावनाओं को खुद नहीं समझ पाएंगे. वो एक ही जरिया है जिससे हम अपनी बातों को एक दूसरे के समक्ष रख सकते हैं. यही हमारा इम्पोर्टेंस है लैंग्वेज का. इसे आप अपने जैसे हिंदी में आप समझ गए हो, इसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो. क्यों अब देखिए अगर आपको इंग्लिश बनाने में दिक्कत हो रही है या मतलब आपको सेंटेंस बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए हमारा चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाके और भी सारे वीडियोस हैं जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे सेंटेंसेस फ्रेम की जाती है. So now see the second question.
राइट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। जैसा कि अभी आपने पढ़ा है कि इस चैप्टर में हम कुछ मेथड्स के बारे में समझेंगे कि किसने कौन सा मेथड दिया, कैसे हमें टीचिंग करनी चाहिए, कैसे शिक्षण की जाती है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, उसके बारे में सीखेंगे। सो इसका जो कैरेक्टर स्केच है बाइलिंगुअल मेथड का, ये एक टीचिंग मेथड है जो कि जिसका नाम है बाइलिंगुअल मेथड, और इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं क्या है बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है, दिस इज़ कंपेरेटिवली रिसेंट मेथड इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर CJ डॉटसन। मीन्स ये जो बाइलिंगुअल मेथड है वो किसने इन्वेंट किया था, तो प्रोफेसर CJ डॉटसन। आपको ये एग्ज़ाम के टाइम में क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन में ये आ सकता है कि बाइलिंगुअल मेथड का आविष्कार किसने किया, तो आप इसका लगाएंगे CJ डॉटसन ने। So he comes that the method is very effective in teaching for foreign language because his experiment of peoples yielded desirable results. This method is a unique method which carries the merits of the translation cum grammar method and direct method and structural approach. The main characteristics of दिस मेथड आर, मतलब इसके अब ये समझते हैं जैसे बाइलिंगुअल मेथड जिन्होंने दिया वो हैं प्रोफेसर CJ डॉटसन, जो कि इंडिया के तो नहीं हैं, जो जिन्होंने उसके इफ़ेक्ट को बताया कि ये कैसे इफ़ेक्टिव है, मतलब कैसे किस लैंग्वेज का हम यूज़ करें जिसका इफ़ेक्ट जिसके सामने हम बातें कर रहे हैं उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट इस पे बहुत ज़्यादा किए थे, और तब इन्होंने कुछ टॉपिक दी थी कि क्या होती है बाइलिंगुअल मेथड, क्या उसमें होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज़ फर्स्ट फैक्ट ऑफ दिस method. So it emphasis on creating situation not exactly like direct. In this situation are created just by giving the mother tongue equivalent of English word. मतलब ये ऐसा मेथड था जिसमें जस्ट पहले की ये जो मेथड थी, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं थी, वर्ड टू वर्ड किया जाता था। मतलब जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो अभी के अकॉर्डिंग अभी आप रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं, जैसे कि ग्रामेटिकल रूल्स है क्या क्या, किस सेंटेंस में कौन सा किस टेंस में कौन सा वर्ब यूज़ होगा, किस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, कब ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, कब सिंगुलर सब्जेक्ट है, कब प्लूरल है, कब प्रोनाउंस है, ये सब रूल्स पहले नहीं, मतलब इस बाइलिंगुअल मेथड में फॉलो नहीं किया जाता था। वहाँ पे क्या वर्ड टू वर्ड हम उसको कन्वर्ट कर देते थे। मतलब उसमें ऐसा रूल था कि जो भी हिंदी वर्ड है, हिंदी सेंटेंस है, उसको उसी के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे सेंटेंस है, जैसे हिंदी सेंटेंस है, वैसे ही उसका केवल इंग्लिश में उसको चेंज कर दिया जाता था। नेक्स्ट फैक्ट क्या था, सेंटेंस इज़ अ यूनिट ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग की यूनिट है वो सबसे पहले क्या है, सेंटेंस है। मतलब जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, विदाउट सेंटेंस के कोई भी लैंग्वेज बनेगी ही नहीं, यू नो दैट। नंबर 3, रिगोर्स प्रैक्टिस इन डन इज सेंटेंस पैटर्न। मतलब ये टोटली, मतलब जो बाइलिंगुअल मेथड था ये पूरे तरह से सेंटेंस पैटर्न पर आधारित था। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट फैक्ट है नंबर 4, मदर टंग इज़ यूज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, सेंटेंस एंड ग्रामेटिकल पॉइंट्स एंड रूल्स। मतलब जो मदर टंग है, मदर टंग मीन्स जो हमारा मातृभाषा है, तो वो उसमें कह रहा है कि मदर टंग इज़ यूज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। मतलब जो मदर टंग होती है उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है, तो फ्रेजेस होती हैं, कुछ इडियम्स होते हैं, कुछ सेंटेंसेज होती हैं, ग्रामेटिकल पॉइंट्स, रूल्स वगैरह होते हैं। वर्ड्स फॉर वर्ड ट्रांसलेट इज़ नॉट डन। मतलब जो मदर टंग में होता था वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होता था। दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ कॉल्ड इम्प्रिटेशन। मतलब उसका जो बाइलिंगुअल मेथड में जो ये था इंटरप्रिटेशन, उसका नेम दिया गया था। ठीक है, बाय डॉटसन। किसके द्वारा, तो डॉटसन के द्वारा।
Translate are only done by the teacher, not by the student, to explain the matter. After explanation, practice is done without the help of the mother tongue. Mother tongue is only used during early stage. मतलब जब स्टार्ट करते हैं तब हम मदर टंग का तब हम मदर टंग के जरिए स्टार्ट करते थे, बट धीरे धीरे इसको ग्रामेटिकल रूल में चेंज किया गया. सो नेक्स्ट फैक्ट क्या है? नंबर 5, द सब्जेक्ट मैटर इज सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड. मतलब जो सब्जेक्ट मैटर था वो सेलेक्टेड था और ग्रेडेड था. नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट, मतलब उसमें खोजबीन करना, मतलब एक्सपेरिमेंट करना. क्या था? तो एक्सपेरिमेंट भी उसमें था, जो कि हैव सो देन स्टूडेंट टॉट बाय दिस मेथड लर्न मोर देन other children. In India, Professor H.N.L. Sastry of Central Institute of English, Hyderabad conducted an experiment. He divided students to 4 the class into the group. One group was taught by bilingual method. This other was taught by direct method. मतलब जो इन्होंने जो H.N.L. शास्त्री जी जो हैं, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे. इन्होंने क्या किया था कि एक क्लास में क्लास के बच्चों को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, जिनमें से कुछ को इन्होंने बाइलिंगुअल मेथड से टीचिंग कराई थी और कुछ को डायरेक्ट मेथड से. डायरेक्ट का आप मतलब समझ रहे हैं कि वर्ड टू वर्ड, मतलब जैसे है वैसे ही उसको कन्वर्ट कर देना. It was found that the bilingual Methodist group learned to speak 23 sentences while the direct method group learned to speak only 14 sentences. मतलब जो बाइलिंगुअल मेथड से जिनको टीचिंग कराई गई थी उन बच्चों को बाद में ये नतीजा निकला कि जिनको बाइलिंगुअल मेथड द्वारा पढ़ाया गया था उन बच्चों को 23 सेंटेंसेस लर्न हो चुकी थी, जबकि जो डायरेक्ट मेथड वाले बच्चे थे उनको ओनली 14 सेंटेंस वो लर्न कर चुके थे. तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट मेथड से बेटर था क्या? बाइलिंगुअल मेथड. Average score of bilingual method group was 64% as against the 52 of the direct method group. मतलब ये 64%, मतलब ये जो हमारा बाइलिंगुअल मेथड था वो 64% अपना वो दर्शा दिया था. उसकी यही वो थी, क्या आप कह सकते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं कि उनका प्रभाव बच्चों पे 64% पड़ा था, जबकि डायरेक्ट मेथड का प्रभाव 52% पड़ा था. तो अभी इस क्लास में हम केवल इतना ही समझते हैं कि क्या है, अभी हमने इतना समझा कि क्या है डायरेक्ट मेथड क्या है या फिर बाइलिंगुअल मेथड क्या है. बाइलिंगुअल मेथड को किसने इन्वेंट किया था? तो आपको पता है C.J. डॉटसन ने किया था. इंग्लिश हमारे लिए क्यों आवश्यक है ये भी आपको पता हुआ. तो अभी जब आप देखिए, बात ये है कि जब आप इंग्लिश का हिंदी जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक उसको हम ना ही लिख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं. सो सबसे पहले हम इसे इंग्लिश में मैंने इसलिए आपको हिंदी में आपको इसलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो. अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बस अगर आप ये समझे रहें कि क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज क्यों हमारे लिए आवश्यक है, या फिर क्या होता है बाइलिंगुअल मेथड, क्या होता है डायरेक्ट मेथड, अभी इतना आपको अगर समझ में आया तो आप इसे अपने से इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे. तब तक के लिए गुड बाय.